साइंस फिक्शन लव टाइम ट्रैवल क्योंकि काफी सारी स्टोरीज बताई जा सकती है ना टाइम ट्रैवल का यूज करके। बट व्हाट इफ टाइम में ट्रैवल करना पॉसिबल हो, पास्ट में भी फ्यूचर में भी, यूजिंग सम काइंड ऑफ मशीन। देखो, कहानी स्टार्ट होती है न्यूटन से। न्यूटन मान के चलते थे कि टाइम एक एरो की तरह है कि अगर एक बार किसी ने उसे रिलीज कर दिया तो वो पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलता रहेगा। एक एब्सोल्यूट टाइम की बात कर रहे थे वो, कि सबके लिए पूरे यूनिवर्स में टाइम सेम। मेरे लिए कोई एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे है या कोई बहुत दूर है, कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उनके लिए भी टाइम एकदम सेम होने वाला है। बट एक्चुअल डेफिनेशन हमें पता लगी जब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। उन्होंने बताया कि टाइम एक रिवर की तरह है जिसमें डिफरेंट ऑब्जर्वर जो उसमें हैं उसके लिए अलग अलग स्पीड हो सकती है टाइम के फ्लो होने की। और ये जो रिवर है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो सकती है, मतलब टाइम लाइंस दो पार्ट में। और इस रिवर में वर्लपूल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब क्लोज्ड टाइम लूप्स। ऐसी लूप्स जिसके अलोंग अगर हम चलना स्टार्ट करें, घूमना स्टार्ट करें, तो हम पास्ट में जा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर स्पीड, कितना हमें पास्ट में जाना उतना तेज ट्रैवल करना पड़ेगा हमें। और या फिर एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, आइंस्टीन ने बताया कि टाइम इज यूनिफाइड विद स्पेस, जिसे कंबाइंड स्पेस टाइम भी बोलते हैं। तो इसे हम एक फैब्रिक की तरह, एक शीट की तरह देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये एम्प्टी स्पेस की बात करूं, इसमें से सब कुछ भी निकाल दोगे, इस मेरे आसपास के एम्प्टी स्पेस में से, अपने आसपास के एम्प्टी स्पेस में से जो भी बचेगा उसे हम स्पेस टाइम यहां पे बोल रहे हैं। तो अगर मान लो इसमें तुमने बहुत ज्यादा कोई भारी चीज रख दी, जैसे किसी भी शीट पे, जैसे मान लो इस चीज पे तुमने कोई बहुत भारी चीज रख दी, बहुत भारी चीज, तो ये फट भी तो सकती है, इसमें एक होल भी तो हो सकता है ना। ऐसी स्पेस में भी होल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनके तुमने फेमसली नाम भी सुने होंगे, ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, वर्म होल्स, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट इज इट पॉसिबल टू बिल्ड अ टाइम मशीन? क्या आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलाउ करती है टाइम मशीन को? द आंसर इज यस। तो बट क्रिएशन ऑफ टाइम मशीन बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है। मतलब ऐसे समझ लो कि एनर्जी सबसे ज्यादा कहां से निकलती है? तो हम सोचते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो वाली एनर्जी, वो तो बहुत छोटे लेवल की एनर्जी है। एक्चुअल में हमें एक पूरे के पूरे स्टार के पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू बिल्ड अ टाइम मशीन। बट ये तो थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं ना हम कि बड़ा साइंस फिक्शन टाइप लग रहा है, पूरे स्टार की एनर्जी कैसे ही हम यूज कर पाएंगे? तो इसके अल्टरनेट हैं और उसी पे ही आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहां कहां पे टाइम ट्रैवल की बात हुई टाइमलाइन के साथ। मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी कैसे बताती है हमें कि टाइम ट्रैवल फ्यूचर में या पास्ट में पॉसिबल है। तो सबसे इजी तो यही है। अभी तुम देखो, तुमने जब मेरी वीडियो स्टार्ट की उसके बाद अभी 2-3 मिनट निकल चुके होंगे, कर लिया तुमने फ्यूचर में ट्रैवल। डू नथिंग एंड यू आर ट्रैवलिंग इनटू द फ्यूचर 1 सेकेंड पर सेकेंड। बट कितना बोरिंग सा है ना, ऐसे तो सारे ट्रैवल कर रहे हैं 1 सेकेंड पर सेकेंड। ये तो मजेदार नहीं है। तो आइंस्टाइन ने दूसरा तरीका बताया अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तुम्हें बस तेज चलना होगा। कितना तेज? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास स्पीड से। अगर तुम उस स्पीड से चलते हो तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा दूसरों के रिस्पेक्ट में। मतलब दूसरों के जो बाहर से ऑब्जर्वर खड़ा होकर देखेगा तुम्हें तेज चलते हुए, तो तुम्हारा टाइम स्लो चलने वाला है। और एक्चुअल में हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी है, ये चीजें होती भी हैं। बट तुम्हारे लिए टाइम सेम चलेगा, बाहर से जो देख रहा होगा उसके लिए तुम्हारा टाइम स्लो हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ वे टू ट्रैवल इन टू द फ्यूचर फास्टर देन अदर्स। मतलब यह है कि अगर मान लो तुम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास स्पीड से कहीं अर्थ से बाहर गए, चक्कर वक्कर लगा के वापिस आ गए, तो तुम्हारी एज ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो अर्थ पे थे, जिनके लिए टाइम एकदम नॉर्मली बीत रहा था, उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी होगी। एक और तरीका भी हमारे पास, ग्रेविटी। मतलब अगर कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हो, वहां पे भी टाइम स्लो हो जाता है। मतलब ग्रेविटी स्लोज टाइम। ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें पता लगा कि अगर मान लो कहीं पे एक बहुत ही ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसके आसपास अगर हम चले जाएं तो वहां पे भी टाइम स्लो हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल ब्लैक होल्स। अगर मान लो मैं कभी डेट पे चला जाऊं ब्लैक होल के पास, तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। मतलब मैं अपनी डेट वेट कंप्लीट करके वापस भी आ जाऊंगा और आके देखूंगा कि भाई बाकी लोग तो बूढ़े हो चुके हैं अर्थ पे, और हमारी तो जस्ट एक डेट ही कंप्लीट हुई है। दैट इज ऑल्सो अ वे टू ट्रैवल इनटू द फ्यूचर। बट दिक्कत आती है, ये तो सारी फ्यूचर में ट्रैवल करने की बात है ना, पास्ट में कैसे ट्रैवल करें? और यहीं पे एंट्री होती है स्टोकम की, जो कि कहते हैं अगर यूनिवर्स में इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर एग्जिस्ट करें और तुम उसके अराउंड एक ट्रिप पूरी कंप्लीट करो, मतलब क्लोज्ड
स्पेस लूप, अगर स्पेस में तुम क्लोज्ड लूप बना रहे हो उस इनफाइनाइट सिलेंडर के अराउंड विद अ स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर तुम उसमें अराउंड घूम रहे हो तो तुम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हो। मतलब क्लोज लूप इन स्पेस ऑल्सो बिकम क्लोज लूप इन टाइम। मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि टाइम इज यूनिफाइड विद स्पेस, तो यहां से हमें पहली बार पता लगा था। बट इस सॉल्यूशन में काफी सारी दिक्कत थी, क्योंकि यूनिवर्स में इनफाइनाइट सिलेंडर जैसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसके कारण मोस्टली साइंटिस्ट ने इनका सॉल्यूशन तो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं फिर गॉडल, जिन्होंने बताया कि अगर हमारा पूरा यूनिवर्स रोटेट कर रहा हो तो इसमें फिर से क्लोज्ड टाइम लूप्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। मतलब ऐसी लूप्स जिनके अराउंड अगर मैं घूमना स्टार्ट करूं तो मैं टाइम में पीछे जा सकता हूं। जितना ज्यादा तेज घूमने की ट्राई करूंगा उतना ज्यादा मैं टाइम में पीछे चला जाऊंगा। फिर से यहां पे दिक्कत थी, हमारा यूनिवर्स अनफॉर्चुनेटली रोटेट नहीं करता है। बट एटलीस्ट यहां से यह पता लगा हमें कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगेंस्ट नहीं है पास्ट में ट्रैवल करने के लिए। एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन आता है वर्म होल्स। मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ऐसे होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स में जो कि स्पेस टाइम के बहुत इनफाइनाइट तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत दूर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, स्पेस के भी टाइम के भी। मतलब एक यहां पे हो सकता है होल और एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक शॉर्टकट की तरह। जैसे मान लो हमारे पास एक ये शीट है, इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास एक सबसे छोटा रास्ता ये, क्योंकि ये फ्लैट शीट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो सबसे छोटा क्या होगा रास्ता, इसके बीच में से, इसके थ्रू। वैसे ही शॉर्टकट्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की थ्योरी एग्जिस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स में भी, और इसी का यूज करके हम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे, वही तो आज बताना है तुम्हें। यही तो हमारी होने वाली है टाइम मशीन, जिसपे कैलटेक के साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। बट देयर इज एन अल्टरनेटिव मॉडल एज वेल, जिसे हम कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बोलते हैं। मतलब रिचर्ड गोट के अकॉर्डिंग अगर दो कॉस्मिक स्ट्रिंग एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं तो, और ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एक सॉल्यूशन में से हमें पता लगा था कि अगर दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, बहुत बड़ी स्ट्रिंग और इनफाइनाइट मास की, अगर मान लो एक दूसरे का क्रॉस कर रही है, तो उसके अराउंड अगर हम घूमना स्टार्ट करें क्लोज लूप्स में, तो भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। देखो, मैंने तुम्हें ना 7 पॉसिबिलिटीज बताई है टाइम ट्रैवल करने की। इसमें से जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, वो है वर्म होल्स। तो हम आज उसके ही बारे में बात करने वाले हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के समय पे बहुत सारे ऐसे वर्म होल्स बने होंगे, बट उन्हें ढूंढने से अच्छा ये ज्यादा बेटर रहेगा कि हम प्रैक्टिकली एक लैब में ही वर्म होल को बिल्ड कर लें। तो आज जानते हैं कि कैसे हम एक आर्टिफिशियली वर्म होल को बिल्ड कर सकते हैं और उसे टाइम मशीन की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें इन टोटल 4 स्टेजेस आने वाली है: कोलाइडर, इंप्लोडर, इन्फ्लेटर एंड डिफरेंशिएटर। देखो, इन 4 स्टेजेस पे जाने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं एक चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इन 4 स्टेजेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। मतलब मान लो हमने अगर टाइम मशीन बना भी ली तो हम उसकी पॉसिबिलिटीज चेक नहीं कर पाएंगे कि आप मतलब वर्म होल में अगर कोई टाइम ट्रैवलर एंटर भी कर गया तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा। वहां पे जाने के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत छोटे लेवल पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। वर्म होल्स की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है क्वांटम लेवल पे भी। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक एटलीस्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए। बट लेट्स अज्यूम कि ये क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हमने बिल्ड कर लिया है और अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेज की तरफ। देखो, हमारी हेल्प करेगी क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स की जान, उसका हार्ट, उसकी बैकबोन है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बताता है कि एटॉमिक लेवल पे या फिर क्वांटम लेवल पे चले जाएंगे तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है फिजिकल क्वांटिटीज में। लाइक हम अगर पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं एक्यूरेटली तो हम उसके मोमेंटम को अच्छी तरह मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हम एनर्जी देखना चाहते हैं किसी पार्टिकल की किसी प्रोसेस में, तो उसके टाइम को सही से मेजर नहीं कर पाएंगे। एंड जब क्वांटम अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होने लगे तो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। साधारण भाषा में बताना चाहूं तो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और बहुत ही छोटे लेवल पे अगर हम चले जाएं तो बड़ा ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करती है। मतलब एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे हाउ मच एनर्जी अ सिस्टम हैज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं एक बड़ी फेमस एग्जांपल से तुम्हें बताता हूं। अगर एक न्यूक्लियस है तो उसमें एक एंड से दूसरे एंड में प्रोटॉन उतनी बार ट्रैवल कर सकता है जितने बिग बैंग से अभी तक लेके सेकंड्स है, नंबर ऑफ सेकंड्स है, उसको भी तुम 10,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी थोड़े से ज्यादा ही बार वो ट्रैवल कर पाएगा। समझ पा रहे हो कितना बड़ा नंबर बोल रहा हूं मैं। बट उतने शॉर्ट, अगर मान लो मैं एक बार ट्रैवल करने की बात करूं तो प्रोटॉन अगर एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, उतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने सराउंडिंग से प्रोटॉन्स एनर्जी ले सकते हैं। मतलब एम्प्टी स्पेस से एनर्जी ले सकते हैं। वैसे एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी, अभी बताता हूं कहां से लेते हैं।
तो उतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने आसपास से एनर्जी लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फॉर्मूला E इक्वल टू mc², वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ली गई एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में, जिसको हम पायोन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। फिर वो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को वो पायोन पार्टिकल शेयर भी कर सकता है, और इसी शेयरिंग में उन दोनों पे लगता है एक अट्रैक्टिव फोर्स, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन जैसे ही वो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को पायोन पार्टिकल देता है, वो फिर से वो गेन करते ही पार्टिकल गायब हो जाता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, स्टार्ट किया था नथिंग से, बना समथिंग, और फिर उसके बाद ट्रांसफर किया वो पार्टिकल पायोन, और वो फिर क्या बन गया, नथिंग। मतलब नथिंग से स्टार्ट करके नथिंग में जाना होगा। और ये जो प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया ना, उतने ड्यूरेशन में हो सकता है जब तक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट ना हो। तो समझ पा रहे हो क्वांटम लेवल पे कितनी ज्यादा वियर्ड होती हैं चीजें। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एम्प्टी स्पेस में से कैसे एनर्जी ले सकते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे आसपास एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, दिस इज नॉट एम्प्टी। यहां पे बहुत सारे वर्चुअल पार्टिकल्स हैं जो कि अपीयर डिसअपियर, अपीयर डिसअपियर, अपीयर डिसअपियर होते रहते हैं। तो उन्हें गेन करके प्रोटॉन्स एनर्जी को गेन करके मास में कन्वर्ट करता है, फिर वो शेयर कर देता है पायन पार्टिकल्स में, पायन पार्टिकल को शेयर करता है, और फिर से वो डिसअपियर हो जाते हैं। एंड दिस इज हाउ न्यूक्लियर फोर्स वर्क। और यहां से हमें पता लगता है कि जितना छोटा टाइम होगा उतनी ज्यादा एनर्जी गेन कर सकते हैं पार्टिकल। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मतलब 10⁻⁻⁴ सेकंड्स में ली गई एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे स्पेस टाइम को एक बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदल देगा, जिसे जॉन व्हीलर ने क्वांटम फोम भी बोला था। और प्रिडिक्ट किया था इस क्वांटम फोम में छोटे छोटे होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे ना कौन से होल्स की बात करूं, एक्चुअल में वो वॉर्म होल्स हैं। और इवन दो इसकी जो लेंथ होगी वो बहुत छोटी होगी, 10⁻³ मीटर्स, विच इज वेरी स्मॉल। अब देखो मान लेते हैं कि हमने कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ लिया जहां से हम बहुत सारी, एटलीस्ट इतनी जितनी रिक्वायर है हमें, उतनी एनर्जी हम गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमें जितना भी वो क्वांटम फोम बनने में एनर्जी लगी थी उसका कर्जा चुकाना होगा, वरना तो ये वॉर्म होल्स दोबारा लुप्त हो जाएंगे ना। जैसा मैंने बताया, नथिंग में से बने, फिर समथिंग बने, फिर नथिंग बन जाएंगे। तो मुझे वहां पे बाहर से आके वो कर्जा चुकाना होगा इस क्वांटम फोम के बिहाफ पे। और ऐसा करते ही ये जो वर्चुअल वॉर्म होल्स थे ये रियल वॉर्म होल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो अब थोड़ा थ्योरेटिकल बातों से हटके अब प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज कोलाइडर, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये फिक्शनल लगने वाली चीजें एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे अचीव की जा सकती हैं। एंड सबसे पहला स्टेप मैंने जैसा कोलाइडर बताया, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब हमें एनर्जी लौटानी है, जैसा मैंने बताया ना, अभी कर्जा देना है ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटम फोम। और इसमें जरूरत पड़ेगी हमें एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की। मतलब ऐसा समझ लो कि एक रिंग टाइप बहुत बड़ा एक्सेलरेटर होगा जिसमें हम इलेक्ट्रिक पल्सेस का यूज करके हम एटम के न्यूक्लियाई को घुमा सकते हैं एक पर्टिकुलर पाथ पे। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद क्या होगा, जैसे वो पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड अचीव कर लेते हैं धीरे 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 घूमने के बाद, तो हम किसी दूसरे न्यूक्लियाई के साथ उसको ऐसे बर्स्ट करने वाले हैं। मेनली बस अब हमें कोलिजन्स कराने हैं। ये कोलिजन इतने ज्यादा वायलेंट होते हैं कि यहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो बिग बैंग के कुछ माइक्रो सेकेंड्स के बाद क्रिएट हुई होगी, व्हेन द टेम्परेचर वाज नियरली 10 ट्रिलियन डिग्रीज। देखो जब ये इतना एग्रेसिव कोलिजन होगा तो वहां पे क्रिएट होगी बबल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। कभी कभी इसे साइंटिस्ट मेल्टिंग ऑफ क्वांटम वैक्यूम भी कहते हैं। हालांकि ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा बहुत एनर्जाइज है पर अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत दूर है। मतलब ऐसे समझो कि 10 ट्रिलियन डिग्रीज अभी 10⁻⁹ पीछे है क्वांटम स्पेस टाइम को अफेक्ट करने से। मतलब जिस एनर्जी की अभी हमें रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचने के लिए अभी ये जो बबल ऑफ एनर्जी थी इसको हमें कंप्रेस करना होगा बाय अ फैक्टर ऑफ बिलियन बिलियन। देखो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा आसान है क्योंकि अभी हमें बस रिक्वायरमेंट होगी 10 बिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी। वो तो हम किसी भी पावर स्टेशन से कुछ समय के लिए एनर्जी अगर हम गेन करें तो हमारा काम चल जाएगा। बट मेन दिक्कत पता क्या आएगी, ये जो मैं चीजें तुम्हें बोल रहा हूं क्वांटम फोम या कुछ भी, इसमें अगर मान लो हमने एनर्जी दे भी दी 10 बिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी, इसे हम इकट्ठा कैसे करेंगे एक जगह पे। मेन दिक्कत तो वो आती है ना। मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था थोड़ी तो मुझे पता लगा एक ऐसी चीज है जो हमारा यहाँ पे हेल्प कर सकती है, वो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम इसे एक जगह पे कंसंट्रेट कर सकते हैं इस एनर्जी को। चलो मान लेते हैं कि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया और मैंने इसको एक जगह पे कंसंट्रेट कर भी लिया। बट तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब एक ऐसी बॉल हम बना चुके हैं एनर्जी की जिसकी डेंसिटी है 10 ट्रिलियन 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 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स। मतलब 10⁻80
मोर देन न्यूक्लियर डेंसिटी, और इस बबल को इतना कंप्रेस करने के बाद होपफुली रिजल्ट होगा ब्लैक होल या वर्म होल फॉर अ मिनट, जो कि एक सीड का काम करने वाला है हमारी टाइम मशीन बनाने के लिए। देखो, जब मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे पता लगा कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम यूज करते हैं, तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण काफी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं एम्प्टी स्पेस में, जो कि यही मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वीक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, हम एक न्यू फील्ड का भी यूज कर सकते हैं, हिग्स फील्ड। अभी के लिए इसको बैकअप में रखते हैं, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड से हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, कुल मिला के हमें यह पता लगा कि वर्म होल तो बन जाएगा, हमने कर्जा भी चुका दिया, हमने वो छोटे क्वांटम वर्म होल्स भी जनरेट कर लिए, और वो रियल है, वर्चुअल भी नहीं, गायब भी नहीं होंगे, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ मिनट्स के लिए तो एग्जिस्ट करेंगे। बट दिक्कत ये आती है, अभी तो क्वांटम वर्म होल्स है, उसमें से ट्रैवल कैसे करेंगे हम, है ना। तो अब मैं हमारा काम आएगा कि इसको एक मैनेजेबल साइज में कन्वर्ट करना। तो यहां पे हमारा काम आने वाला है इन्फ्लेटर। मतलब एक वर्म होल अगर हमने क्वांटम वर्म होल बना भी लिया, तो वो तो यूजलेस होगा अगर हम उसमें से ट्रैवल ही ना कर पाए। तो उसके साइज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढना होगा, कुछ ऐसा एक्सोटिक मटेरियल विद एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज, जो कि इसको ओपन करके रखने में हेल्प कर सके। मतलब मैटर विद नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी। देखो, हमारे पास ना काफी सारे थ्योरेटिकल मेथड्स हमें पता है, लेजर्स का यूज करके, मिरर्स का यूज करके, ग्रेविटेशनल फील्ड्स का यूज करके हम नेगेटिव एनर्जी बना सकते हैं। बट द बेस्ट मेथड आई लाइक, और मेरी रिसर्च के बाद मुझे पता लगा, इज कैसिमियर इफेक्ट। मतलब कैसिमियर मेथड का यूज करके हम नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डिस्टर्बिंग क्वांटम वैक्यूम। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये पूरा का पूरा स्पेस में एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये यहां पे वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। मान लेते हैं वर्चुअल फोटॉन्स। मैंने दो प्लेट्स को ऐसे रखा, मान लेते हैं 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर या नैनोमीटर अपार्ट। अब पूरे स्पेस में तो अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स जनरेट होंगे, प्लेट के बाहर भी प्लेट के अंदर भी। लेकिन जैसे मैं इसको 10⁻⁻19 इतना पास ले आऊंगा, तो क्या होगा? इतना पास लाते ही इसके बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे वो फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ बड़ी है 10⁻⁹ से, मतलब नैनोमीटर से। इसका मतलब बाहर ज्यादा प्रेशर फील होगा इन प्लेट्स के एज कंपेयर टू अंदर। मतलब पार्टिकल्स का होना इज पॉजिटिव एनर्जी, एम्प्टी स्पेस मतलब जीरो एनर्जी, और यहां जो कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बाहर ज्यादा एनर्जी अंदर कम एनर्जी, तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं? नेगेटिव एनर्जी। और ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा भी कि ये जो प्लेट्स है ना, बाहर से इतना प्रेशर लगता है इस पे कि ये धीरे धीरे क्लोज आने लगती है, और एक समय आता है कि जब ये बंद हो जाती है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज कैसिमियर इफेक्ट। हाँ, यहां से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, बट एटलीस्ट वी नो कि नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। और यहां पे फिजिसिस्ट मैट वाइजर ने एस्टिमेट किया कि अगर हम एक मीटर डायमीटर वाले वर्म होल को बनाना चाहते हैं, तो वहां पे एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ जुपिटर, इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है हमें। देखो, यहां पे हमें ये मेन बात पता लग रही है कि जो मेन दिक्कत आ रही है ना, वो एनर्जी की आ रही है। अगर हमें कुछ ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए जहां से हम कितनी एनर्जी गेन कर सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। देखो, अब हमें एटलीस्ट ये पता लग गया कि हमें कुछ एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी, और उसे बस लार्ज अमाउंट में ढूंढना होगा। मतलब एटलीस्ट तुम्हारे रिसर्च के लिए मैंने एक टॉपिक दे दिया कि तुम रिसर्च कर सकते हो आगे जाके कि नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी को लार्ज अमाउंट में कैसे प्रोड्यूस करें। तो मान लेते हैं कि ये भी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। बस अब इसे फाइनल स्टेज में डालते हैं और अपनी टाइम मशीन तैयार हो जाएगी, विच इज डिफरेंशिएटर। मतलब हमने एक वर्म होल बना भी लिया। वर्म होल का मतलब ऐसा एक ऐसी टनल जो कि स्पेस टाइम के दो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। मतलब मान लो 10 मीटर का हमने बना लिया, लेकिन अभी एक एंड और दूसरे एंड में टाइम डिफरेंस थोड़ी है ना। मतलब यहां के और यहां के टाइम में क्या डिफरेंस हुआ। अब देखो, सबसे अच्छी बात क्या है वर्म होल की, एक एंड को हम यहीं रखते हैं अर्थ के पास, और एक एंड को यूनिवर्स में कहीं भी भेज दें, ये दोनों के बीच में 10 मीटर का ही डिफरेंस रहेगा। इसलिए ये वर्म होल्स इतने वियर्ड होते हैं। मतलब मैं एक एंड को कहीं भी पूरा मूव कर दूं पूरे यूनिवर्स में, कोई भी चेंज नहीं आने वाला इस 10 मीटर के वर्म होल में। मतलब अंदर से अगर हम टनल से जाएंगे, वो 10 मीटर की ही है। मान लो मैंने दूसरे एंड को उठाया और न्यूट्रॉन स्टार के पास रख दिया। अब न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग मतलब टाइम स्लो। दूसरे एंड पे देखेंगे तो टाइम स्लो हो जाएगा। बट वेट, ध्यान से सुनना, एक रास्ता अगर हम देखें तो 10 मीटर का है ना, वो मोल के अंदर से। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, ए और बी के बीच में लाइट ईयर्स का डिफरेंस है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार पे है जो कि लाइट ईयर्स, कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और एक हमारे अर्थ पे पड़ा हुआ है। अंदर से देखें सिर्फ 10 मीटर का डिफरेंस। कहने का तात्पर्य, अगर हम मैं मान लो एक एंड को पकड़ा उसके और अंदर देख रहा हूं, 10 मीटर का ही डिफरेंस है, तो मेरे को बी जो पार्ट है ना, वो बिल्कुल सामने ही दिखेगा। मेरे यहां पे और बी पार्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई। स्पेस में
अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो टाइम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में देखें तो टाइम, कोई चेंज नहीं आएगा टाइम में ए और बी के एंड के बीच में, है ना। अगर मैं बाहर से देखूं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि टाइम इज रिलेटिव। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग तरह से टाइम बिहेव कर सकता है, आइंस्टीन ने बताया था। यहीं से हमने आज के पार्ट की शुरुआत की थी। तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो बी पार्ट में और ए पार्ट में बहुत ज्यादा बड़ा टाइम का भी डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि ए पार्ट एक न्यूट्रॉन स्टार के पास है और न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने उसके वहां के टाइम को भी स्लो कर चुका है। मतलब मान लो तुमने इस वर्म होल के एक एंड को, जो न्यूट्रॉन स्टार के पास था, इतनी देर रखा कि इन दोनों के बीच में 10 साल का टाइम डिफरेंस आ गया। ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया था। तुमने ए पार्ट से बी पार्ट की तरफ गए, पास्ट में जा चुके हो 10 साल। बी पार्ट से ए पार्ट की तरफ आओगे 10 साल आगे। देखा, क्लोज लूप इन स्पेस ऑल्सो बिकम क्लोज लूप इन टाइम, एंड दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड अ टाइम मशीन। जितनी देर तुम न्यूट्रॉन स्टार के पास रखने वाले हो अपनी टाइम मशीन के, मतलब वर्म होल के दूसरे एंड को, उतना ही ज्यादा टाइम डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हो। अब तुम पे है कि तुम कितना टाइम डिफरेंस चाहते हो, कितना पास्ट में जाके चीजें सही करना चाहते हो या गलत करना चाहते हो। एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अ टाइम मशीन। बट पैराडॉक्सिस का क्या होगा जो हमने आज तक सुने थे, उनको भी सॉल्व करने के हमारे पास, उनको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहली चीज, मान लो तुम पास्ट में चले गए, तो पास्ट में जाने पे तुम कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। वहां पे सारी चीजें ऑब्जर्व कर पाओगे, देख पाओगे, बट कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज एनीथिंग, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, तुम पास्ट में चले गए, पास्ट में जाने के बाद तुम थोड़ा बहुत छोटा मोटा चेंज भी कर सकते हो चीजों में, लेकिन जैसे तुम टाइम पैराडॉक्सिस प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे तो कुछ मिस्टीरियस फोर्स आएगी तो तुम्हें रोक लेगी। मतलब तुम पास्ट में जा गए और तुमने खुद को ही शूट करने की कोशिश की, कोई मिस्टीरियस फोर्स आएगी, या तो तुम्हारी गन ही नहीं चलेगी या बुलेट निकल गई तो वो कहीं गायब हो जाएगी, कुछ ऐसा होगा। एंड थर्ड इज माई फेवरेट, क्योंकि उसे अलाउ करता है क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब ऐसे समझो, तुमने पास्ट में जाके किसी को शूट करने की कोशिश की, मान लेते हैं हिटलर को शूट करने की कोशिश की, वहीं से एक न्यू टाइमलाइन जनरेट हो जाएगी, एक पैरेलल यूनिवर्स। अब मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था एक बार कि क्या ये जो पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं, क्या ये उसी समय पैरेलल यूनिवर्स जन्म लेते हैं या पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? मेरे अकॉर्डिंग, एज फार एज आई हैव डन माय रिसर्च, मेरे अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जितनी बार तुम पास्ट में जाके चीजें चेंज करते रहोगे, यूनिवर्स न्यू यूनिवर्स में एंटर करते जाओगे। बनेंगे नहीं यूनिवर्स, उसमें तुम एंटर करते जाओगे, तो दे ऑलरेडी एग्जिस्ट पैरेलल यूनिवर्सेस। तो एक न्यू टाइम लाइन जनरेट हो जाएगी। मतलब टाइम जो है ना वो स्प्लिट होता जाएगा 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, जैसे जैसे चेंज करते रहोगे, मे बी इनफाइनाइट पार्ट्स में। एंड दिस इज अलाउड बाय मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन एंड माय ओपिनियन। मेरे अकॉर्डिंग टाइम travel in future is 100% possible without any paradox. We just need a spaceship जो कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ट्रैवल कर सके, या फिर एक वार्प ड्राइव को क्रिएट करना। मतलब ऐसी चीज, मान लो मैं एक स्पेसशिप हूं, अब जहां पे भी मुझे जाना है, या फिर अपने सामने वाले जो एम्प्टी स्पेस है, स्पेस टाइम है, इसको एकदम ऐसे कंप्रेस करना और पीछे वाले को ऐसे स्ट्रेच करना। समझ पा रहे हो कि जिस पॉइंट पे तुम्हें पहुंचना है ना, उस पॉइंट को ऐसे खींच लो। बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बट तुम ट्रैवल कर सकते हो लाइट से भी पहले। मैं ये नहीं कह रहा लाइट से तेज, लाइट से पहले ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्पेस टाइम को ऐसे कर्ल कर दिया है कि मैं वहां पे स्पेस के पॉइंट को ही खींच के ले आया। बस देखो, यहां पे ना एक दिक्कत आ जाएगी, बस प्रीकॉग्निशन जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब मान लो कि मान लेते हैं कि मैंने ऐसा फ्यूचर देख लिया, मेरे पे ऐसी पावर है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूं, और मैंने फ्यूचर में देख लिया कि एक लड़की है वीना जिससे मेरी शादी होने वाली है, और मैं अब प्रेजेंट में किसी और से शादी कर लेता हूं। बट अगर ध्यान से देखें तो मैंने तो इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दिया, वो इवेंट हो ही नहीं पाएगा फ्यूचर का। तो बस अगर प्रीकॉग्निशन जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो टाइम ट्रैवल इन फ्यूचर इज 100% पॉसिबल। बट ट्रैवलिंग इनटू द पास्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते होंगे, और एक दो भी नहीं, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। क्योंकि जैसे ही तुम पास्ट में ट्रैवल करने की कोशिश करोगे और कुछ पैराडॉक्सेस क्रिएट करोगे, तो वहां पे एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। मतलब क्रिएट नहीं होगी, न्यू ब्रांच में एंटर हो जाओगे। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। एक न्यू ब्रांच में जैसे ही तुम एंटर होगे, फिर से तुमने कुछ किया और फिर से एक न्यू ब्रांच में एंटर कर जाओगे तुम। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्सेस अगर पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है तो। देखो, टाइम मशीन तो बनी जाएगी, एंड इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन श्योरली टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल।